हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम बात डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये हमने देखा था किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टर्म, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको देख लेंगे थोड़ा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। शॉर्ट में इसको कहते हैं EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। क्लियर है? इसके लिए फॉर्मूला है, अभी हम देखते हैं। उसके पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है या किस लिए है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसर्ग संयोजन यौगिक। A stable complex is formed if the effective atomic number is equal to the atomic number of the next noble gas। क्लियर है? जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इंडिकेट करता है कि जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो नेक्स्ट नोबल गैस एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। क्लियर है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताता है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स का, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं, यदि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है वो नोबेल गैस के बराबर आता है, किसी नोबेल गैस के परमाणु क्रमांक के इक्वल आता है, जिसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? फिर से देखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो एटॉमिक पूरा लिखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसका सेंट्रल एटम का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का जो है ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर्ग संयोजन संख्या। क्लियर है? तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है उस परमाणु दिए हुए केंद्रीय परमाणु का एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू जितने उसके उपसर्ग संयोजन संख्या, मतलब जितने उसमें लिगेंड उपस्थित होंगे। एक चीज और यहाँ पर हम थोड़ा सा, हमने यहाँ पर नहीं बताया आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन संख्या में ऐड कर लेंगे कि जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रोमन फॉर्म में लिखी जाती है। यहीं पे लिख लेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन न्यूमरल। क्लियर है? रोमन फॉर्म में। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन संख्या होगी वो रोमन अंकों में लिखी जाती है। फिर से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे लौट आते हैं। तो ये हमारा इफेक्टिव प्रभावी परमाणु क्रमांक का फॉर्मूला। तो पहले तो हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने आना चाहिए, फिर हम प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है किसी नोबेल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ रहा है। यदि आता है तो वो इक्वल होगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो इक्वल होता। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज
कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारे पास CONH3 का होल 6 और इधर हो गया Cl3। क्लियर। अब हमें इसका EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे केंद्रीय परमाणु क्या है। तो आपको पता है कि इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। क्लियर। सबसे पहले जेड की जगह पर हमने लिख दिया। फॉर्मूला हमको पता है कि EAN बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन संख्या और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन संख्या। तो जेड की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 27, क्योंकि कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27। अब आगे माइनस क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट का। तो पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पे निकालते हैं। CO का निकालना है, इसको X मान लिया, और एमीन हमारा जो है यूनिडेंटेड है और आपका न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब यहाँ पर 0 हो गया, और जो Cl है निगेटिव लिगेंड है, और मतलब क्लोरीन पर -1 चार्ज होगा, तो 3 पर कितने जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे लिगेंड नहीं, काउंटर आयन की तरह है। तो -3 = 0, तो X = कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3, और चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन संख्या देखेंगे हम, उपसंयोजन संख्या मतलब लिगेंड की संख्या। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। टोटल कितने लिगेंड है, एमीन एक इकलौता एमीन लिगेंड है, और वो मतलब लिगेंड केवल एक प्रकार का है, वो है एमीन, और उसकी संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 27 -3 और +12 हो गया। इसको माइनस कर दिया, कितना हो गया, 24, और फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 36 जो है ये नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। क्लियर है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। क्लियर है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया Na2FeCN का होल 6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = आयरन का परमाणु क्रमांक 26। क्लियर है। हमें काउंटर आयन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है जो फॉर्मूले में चाहिए वो हमको लिखना है। 26 फिर माइनस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने। देखिए सोडियम का +1 होता है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। आयरन का निकालना है +X, एक साइनाइड पे -1 तो 6 पे कितने जाएंगे, -6 = 0, तो -4 X = +4। क्लियर। इसका कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है एक साइनाइड पे -1 तो 6 पे कितने हो गए, -6, और एक सोडियम पर होता है +1 तो 2 पे कितने हो गए, +2। तो X = कितने जाएंगे, दैट इज +4। क्लियर है। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, +2 इंटू 6 तो कितने हो गए, दैट इज 12। कितने हो गए ये आपके, 12 हो गए। तो 26 - 4 + 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये 12 कितने हो जाएंगे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज 34। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कितना आ गया, 34 आ गया। 34 आया, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो किसी नोबेल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट हम और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे K4FeCN का होल 6, इसका देखना है। देखिए पोटेशियम का कितना हो, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर्मूला लिख करके = आयरन का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 26 ऑक्सीकरण संख्या कह रहे हैं, आयरन का परमाणु क्रमांक 26। अब ऑक्सीकरण संख्या आयरन का निकाल लेंगे। एक पोटेशियम का +1 तो 6 का कितना हो गया, +4। आयरन का निकालना है X, 4 पोटेशियम के +4 हो गए, एक के 1 थे तो +4 + X, एक साइनाइड का -1 तो 6 का -6 = 0। क्लियर है। तो X = कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, +2, यहाँ पे हो गया -2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन लिगेंड कितने हैं, 6।
तो कितना हो गया 24 प्लस 12 36। स्टेबल है, ये स्टेबल है। क्लियर है? यहीं पे Na4 ले लेते तो ये स्टेबल हो जाता। क्लियर बात समझ में आई? तो हमने स्टेबल भी दिखा दिया और अनस्टेबल भी दिखा दिया। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखा था, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? ऑक्सीकरण संख्या +4 आ रही, क्योंकि सोडियम की +2 हो गई, X इसकी इसकी कितनी हो गई? -6 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका हो जाएगा +4 ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए स्टेबल नहीं है। इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? होमोलिप्टिक उपसंयोजन, होमो का मतलब है समान, सम जो है, होमोलिप्टिक उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं? तो वह कॉम्प्लेक्सेस इन विच एक ही टाइप के लिगेंड, कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली one type of या one type of ligand is called होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कि एक ही तरह के सेंट्रल मेटल एटम से, केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का। जैसे हम ले लेते हैं K4FeCN का होल 6। देखिए इसमें लिगेंड क्या है? साइनाइड, केवल साइनाइड ही लिगेंड है और दूसरा लिगेंड इसमें उपस्थित नहीं है। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है CONH3 का होल 6Cl3। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केवल एक टाइप का लिगेंड है, मीन, यहाँ पर साइनाइड। तो केवल जब एक ही तरह के लिगेंड उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोलिप्टिक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास, दैट इज हेट्रोलिप्टिक। होमो है तो हेट्रो भी होगा। तो हेट्रोलिप्टिक का मतलब है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से एक से डिफरेंट काइंड के जब लिगेंड जुड़े हुए हो तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच a metal is bound to more than one kind of ligand, या more than one type of ligands is called हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम से, केंद्रीय धातु परमाणु से डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े हो, उसे हम हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखिए एग्जांपल देख लें, जैसे CONH3 का होल 4Cl2। देखिए यहाँ पर लिगेंड दो तरह के हो गए, एक एमीन लिगेंड, दूसरा क्लोरीन। तो दो अलग अलग, जबकि यहाँ पर देखिए एक ही तरह के लिगेंड थे। तो जब दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो जाए तो उसे हेट्रोलिप्टिक, और जब एक ही तरह के लिगेंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोलिप्टिक लिगेंड कहेंगे। क्लियर? जैसे और देख सकते हैं आप, प्लेटिनम और एमीन NH3 का होल 5 और Cl3। तो यहाँ पर भी देखिए एक एमीन है, एक क्लोरीन है। जब दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड लगे हुए हो तो उसे हम कहते हैं जो है हेट्रोलिप्टिक, और जब एक ही तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में आपको अंतर समझ में आ गया हो कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना मस्ट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में या उसको पहचानने में सक्षम हो चुके हैं, तो अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि यदि हमें कोई कंपाउंड बड़े ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका नामकरण होता है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में नॉमेनक्लेचर आता ही है। क्लियर। तो अब अगला हेडिंग है दैट इज रूल्स फॉर। इस तरीके से करेंगे तो रूल्स फॉर, बड़े आसानी से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC रूल्स। क्लियर। तो IUPAC रूल यानी रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन उत्सव संयोजन यौगिक के IUPAC नामकरण की विधियां, किस तरीके से इसका IUPAC नामकरण करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है तो हम उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मैं रूल बताने से पहले कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो और उसका नामकरण, उसका नॉमेनक्लेचर मैं कर देती हूँ, फिर देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं। तो रूल से पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल जो हर बार एग्जाम में आता है, जनरली इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था, K4FeCN का होल 6, इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना है। देखिए क्या करेंगे। अभी आपको कोई रूल नहीं पता है, लेकिन मैं करने जा रही हूँ, तो कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। पहले नॉमेनक्लेचर ये क्या है, दैट इज पोटेशियम। उससे पहले हम कंपाउंड को पहचान लें, कंपाउंड में क्या क्या चीजें हैं। ये क्या है हमारा, काउंटर आयन। देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसर संयोजन मंडल, इसके अंदर दो ही चीजें होंगी, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लिगेंड होगा। क्लियर है। और अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो बाहर की चीज है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में। यदि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाएं तरफ होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होगा तो भी काउंटर आयन, मतलब बाहर का मतलब है लेफ्ट, बाएं तरफ होगा तब भी आपका काउंटर आयन, दाएं तरफ होगा तब भी काउंटर आयन। इसमें आप देख रहे हैं बाएं तरफ है तो ये काउंटर आयन है। और जब काउंटर आयन बाईं तरफ होता है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम काउंटर आयन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। जनरली जो बाईं तरफ काउंटर आयन होगा वो कैटायन होगा और जो दाईं तरफ काउंटर आयन होगा वो एनायन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाईं तरफ काउंटर आयन है, तो देखिए इसका क्या नाम है, K फॉर पोटेशियम। और 4 कार्बन, 4 पोटेशियम है, K जो है पोटेशियम है और 4 है, तो 4 इसलिए हम टेट्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। काउंटर आयन की संख्या चाहे जितनी हो उसके नाम के आगे हम प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, तो दैट इज पोटेशियम। क्लियर। अब हम पोटेशियम हमने लिख लिया काउंटर आयन के लिए। अब हम अंदर कहाँ चले जाएंगे, अब हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस जाएंगे। वहां पे हमको क्या मिल रहा है, सेंट्रल मेटल एटम मिल रहा है, लिगेंड मिल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब हम जाते हैं तो दो चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यदि एक से ज्यादा है तो यहाँ पर एक ही प्रकार का है, तो इसलिए हम पहले लिगेंड का नाम लिख देंगे और फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड हमारे पास क्या है, साइनो, और सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, Fe आयरन। तो देखिए अब लिगेंड हमारा साइनो है, कितने साइनो है, 6 साइनो है। तो अब इसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। क्या हो गया, हेक्सासाइनो। पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब क्या रह गया हमारा, आयरन। आयरन बचा। अब क्या इसके लिए आयरन लिखेंगे, फेरस लिखेंगे, फेरिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको देखिए, इसको हमको देखना है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीजें हैं, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये हमारा केटायन होगा या एनायन होगा। कहने का मतलब यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव है तो नाम के पीछे 8, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, केटायन है, तो हम जो है नाम के पीछे कोई भी सफिक्स जोड़ते नहीं हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको देख लें, थोड़ा सा इसको समझें। देखिए इसको तोड़ दें, K4 FeCN का होल 6, इसको तोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 4K प्लस FeCN का होल 6 और 4 माइनस, मतलब ये यदि पोटेशियम पे +1 है, यदि इसको हटाते हैं तो इसके ऊपर कितने आ जाएंगे, +4, ये तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। यदि हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होगा। क्लियर है? यदि काउंटर आयन निगेटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर काउंटर आयन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लगा देंगे। और उसके पहले, अब 8 लगाने से पहले हम ये देखें कि इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकलेगी। देखिए, क्योंकि उसको भी जरूरत है, पोटेशियम का +4 हो गया, यहाँ लिखते हैं, दैट इज +4। आयरन का निकालना है x, साइनाइड का देखते हैं -6 = 0, x = +2। आयरन के ऊपर +2, Fe2+, यानी फेरस। यदि +3 होता तो फेरिक, तो क्या हो गया, फेरस, और नाम के पीछे क्या लगा दिया, 8, तो क्या हो गया, फेरेट। क्या नाम हो गया इसका, फेरेट। अब क्या नाम लिख दिया हमने, काउंटर आयन का नाम लिख दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या इन रोमन। ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आई है, 2 आई है, ऐसे सेकंड रोमन फॉर्म में ऑक्सीडेशन संख्या लिख देंगे। तो इससे क्या रूल निकल के आता, देखिए, तो हमने आपको बता दिया। अब इससे क्या रूल निकल के आ रहा है, कहने का मतलब यदि काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है, काउंटर आयन यदि आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन प्लस, अब क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लीगेंड, नेम ऑफ लीगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, वो भी इन ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए रूल निकल के आया, सिंपल सा ये रूल आपको मिल गया। ये इस कंपाउंड से ये रूल मिल गया। इसी को मैं भी डिटेल में बताऊंगी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।